नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में स्वागत है। घटना चक्र बीपीएससी पूर्वावलोकन से हम लोग बुक के आखिर की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम लोग विविध का सेक्शन जो होता है और उसके अलावा जो 2011 की जनगणना है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। ओके, 120 क्वेश्चन होंगे इस सेशन में और 120 में से इतना तो मैं कह सकता हूँ कि 3 से 4 क्वेश्चन आपको कट कॉपी पेस्ट मिलेगा एग्जाम में। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है, लोग इसको छोड़ के चले जाते हैं हर बार। ओके, तो इसको आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। और अब तो एग्ज़ाम का डेट भी लगभग में आ ही गया है कि अगस्त के लास्ट में एग्ज़ाम होगा। 28 अगस्त तक आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे। तो अब तो बस एक ही काम ही करना है आप लोगों को, रिवीजन, ओनली रिवीजन पर फोकस करना। नया पढ़ने से थोड़ा सा बचना। हाँ, करंट अफेयर आप पढ़ सकते हो, है ना, उसके अलावा नया चीज़ मत पढ़ना। रिवीजन जितना ज़्यादा करके आप जाओगे एग्ज़ाम में कन्फ्यूजन उतना ही कम होगा, इस चीज़ को ध्यान रखना। और 110 का टारगेट तो जनरल कैंडिडेट जो हैं वो मिनिमम बना के रखने ही रखें। 110 जनरल की मैं बात कर रहा हूँ, इसी हिसाब से सब अपने अपने कटअप को आप एडजस्ट कर सकते हो, 3-4 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर आगे पीछे करके। 110 का टारगेट लेकर चलना और रिवीजन रिवीजन और रिवीजन, बस एक ही चीज़ करना। ओके, और वन लाइनर फैक्ट से अच्छा होता है कि आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लें किसी भी चीज़ के लिए। पहला है क्वेश्चन, 65वीं बीपीएससी 2019 से पूछा था, निम्नलिखित में कौन भूमि रिकॉर्ड अधिकारी होता है? पटवारी, लंबरदार, जेलदार और जमींदार। तो पहला का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि पटवारी जो होता है या लेखापाल राजस्व विभाग में ग्राम स्तर का अधिकारी होता है। पटवारी प्रणाली की शुरुआत सर्वप्रथम शेरशाह सूरी के शासनकाल में हुआ था। तो अगली बार क्या पूछ सकता है कि किसके समय में शुरुआत हुआ था? शेरशाह सूरी के शासनकाल में। अकबर ने इस प्रणाली को बढ़ावा दिया। शेरशाह सूरी के दरबार में भू अभिलेख मंत्री टोडरमल द्वारा पटवारी पद का सृजन किया गया था। ओके, क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। दूसरा है भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? तो आपको ये पता होना चाहिए। बिहार की जनसंख्या का एक वीडियो मैंने करवाया है, दृष्टि आईएएस और केबीसी नैनो दोनों से करवाया है। दृष्टि आईएएस को जाती है उन दोनों से, उसको जाकर जरूर देखना। 8.04% के लगभग में है 2001 के आंकड़ों के हिसाब से। उस समय पूछा था। 2011 का अगर देखें हम तो 8.60 है। कितना? 8.5% से थोड़ा सा ज़्यादा है, इसको ज़रूर याद रखना। 2011 की जनगणना के हिसाब से 8.60 ही याद रखना, इसको मत याद रखना। 8.60% है 2011 की जनगणना के हिसाब से। भारत के राज्यों में निम्नतम साक्षरता दर 2011 की जनगणना से बिहार का स्थान कौन सा है? निम्नतम में हम टॉप पर हैं, यानी कि सबसे खराब जनसंख्या, निम्नतम साक्षरता दर में सबसे खराब साक्षरता दर पूरे भारत में बिहार का ही है। भारत में केरल का साक्षरता दर 94% थी, जो सर्वाधिक है 2011 के हिसाब से, जबकि बिहार की साक्षरता दर 61% ही है, न्यूनतम है। इसमें पुरुषों कितनी है? लगभग 71% के करीब पुरुषों की है और महिलाओं का लगभग 51% के आसपास है। 51% महिलाओं का, 20% का अंतर है बिहार में महिला और पुरुष की साक्षरता में। जनसंख्या के वीडियो जाकर जरूर देखना। बिहार में साक्षरता का स्तर कितना है? इसका आंसर ये 1991 के हिसाब से आज कितना है? ऊपर मैंने पढ़ा है कितना है, 61.8% है। एवरेज बिहार में साक्षरता कितनी है? 61.8%। रिवीजन यहाँ पर हो रहा है, इसको ध्यान से करना, एग्जाम में आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। 61.8% है। बिहार में साक्षरता का प्रतिशत कितना है? 61.8%। बिहार में 1981 से 91 के दशक में जनसंख्या वृद्धि की दर कितनी थी? तो अभी का कितना है? अभी का बताओ, करीब 25% के आसपास है। अभी देख लेते हैं। इस बार के क्वेश्चन पूछा था एक जनसंख्या वृद्धि दर से। जनसंख्या 1991 के हिसाब से हमें नहीं पढ़ना है। यहाँ पर दिया हुआ है कि 2001 से 2011 के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर 25.42% रहा। यही हमारे लिए काम की चीज़ है। नई वाली पॉपुलेशन को जो रिकॉर्ड होगा वो आएगा कुछ दिनों में, अभी तो शुरू भी नहीं हुआ है जनगणना का काम। तो 25.42% है बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर, दशकीय वृद्धि दर जिसको बोलते हैं। 10 साल है, 25%, 25.5% के करीब में आबादी बढ़ गया, यानी कि 100 आबादी रहा होगा तो कितना हो गया होगा? 125.42 के करीब में आबादी हो गया होगा। नए बिहार राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है? तो 2011 के हिसाब से सबको रटा होना चाहिए। 10, 40, 99, 452, 10 करोड़ 40 लाख 99 हज़ार 452, सबको याद होना चाहिए। 10 करोड़ 40 लाख 99 हज़ार 452, 10, 40, 99, 452 जरूर याद रखना। 2011 के हिसाब से है ये। 1991 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरी जनसंख्या का अनुपात क्या है? 1991 का तो हमें पढ़ना ही नहीं है। अगर हम 2011 की जनगणना की बात करें तो उसके हिसाब से हम पढ़ सकते हैं। 2011 की जनगणना के हिसाब से यहाँ पर नहीं दिया है, लगभग में 11% के आसपास, 11.29% है। कितना है? 11.29% शहरी आबादी है बिहार की। इसको जरूर याद रखना। 2011 का पॉपुलेशन ग्रोथ के हिसाब से 11.29% है, जरूर याद रखना इसको।
फैक्ट आधारित क्वेश्चन हम इसीलिए मैं इसको करवा रहा हूँ कि जब आपके फैक्ट्स क्लियर हो जाते हैं तो इस तरह के क्वेश्चन गलत होने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं एग्जाम में, इसलिए फैक्ट्स क्लियर करके ज़रूर जाना। बिहार में ग्रामीण शहरी जनसंख्या का अनुपात कितना है? तो 11% अगर शहरी है तो कितना हो जाएगा? 89% के आसपास, या 89%, यही तो होगा ना 11, और शहर में कितनी रहती है तो आपको अब इससे निकाल ही सकते हो। अगले पर चलते हैं। बिहार में शहरी अर्बन आबादी कुल आबादी का कितना परसेंट है? तो अभी तो मैंने बताया ना 11% आबादी है, करीब में 11.29% है। तो ये उस समय क्वेश्चन है, इसलिए हमें इसको नहीं याद रखना है। जनसंख्या घनत्व के आधार पर बिहार का स्थान कौन सा है? तो भारत में प्रथम आता है। जनसंख्या घनत्व अपने यहाँ का बहुत ही ज़्यादा है। कितना है? अगर किसी को पता हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये पता होना चाहिए सबको, पूछा भी था पिछली बार भी, इसलिए आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर लिखा हुआ है, खैर आगे बढ़ जाते हैं। 1106 है, बता देता हूँ मैं, बहुत सारे लोगों को दिक्कत हो जाती है। 1106 है। कितने हैं? 1106 लोग 1 किलोमीटर लंबा और 1 किलोमीटर चौड़ाई के क्षेत्र में बिहार में रहते हैं। इसी को जनघनत्व कहा जाता है। 12 कि भारत में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का क्रम कौन सा है? तो पहला है। उस समय का क्वेश्चन है, हमें देखना ही नहीं है। 2011 की जनगणना बिहार में किस जिले में सर्वोच्च घनी आबादी प्रति वर्ग मीटर में पाई जाती है? 65वां बीपीएससी 2019 का क्वेश्चन। इसका हो जाएगा ए। शिवहर में सबसे ज़्यादा लोग, सबसे जनघनत्व किसका है ज़्यादा? शिवहर का सबसे ज़्यादा जनघनत्व है, जरूर याद रखना है इसको। यहाँ पर देखो, शिवहर में 1 किलोमीटर के क्षेत्र में 1880 लोग रहते हैं। दूसरे नंबर पर वैशाली है, तीसरे पर पटना है, चौथे पर दरभंगा जिला है। ओके, बिहार में बिहार की जनसंख्या है तो क्या है? इसका आंसर हो जाएगा तीसरी सबसे अधिक। पहले पर यूपी है, दूसरे पर कौन आता है? मैंने बताया था यूपी और बिहार के बीच में महाराष्ट्र आ जाता है, तो दूसरे पर महाराष्ट्र आ जाएगा, तीसरे पर बिहार आ जाता है। इसको ज़रूर याद रखना। यहाँ पर सबकी आबादी दी हुई है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि 1991 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के आधार पर भारत का कौन सा राज्य दूसरे नंबर पर बड़ा राज्य माना जाता है? तो 1991 के हिसाब से बोल रहा है। इसमें तो हमें देखना नहीं, वैसे भी महाराष्ट्र ही था उस समय भी, आज भी महाराष्ट्र ही है। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंगानुपात क्या है? तो बिहार राज्य का लिंगानुपात 918 है 2011 के हिसाब से। 64वीं यूपीएससी 2018 में पूछा था, जरूर याद रखना इसको, लिंगानुपात आपको पता होना चाहिए। 17 है कि जनजातीय जिलों के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? संथाल, बांका और मुंडा जमुई इलाके में रहते हैं। खारवार भागलपुर में, उराव सुपौल के इलाके में रहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा मुंडा और जमुई, ये जोड़ा गलत है। ओके, मुंडा जनजाति बिहार के बक्सर, रोहतास जिले के निवास करती हैं। जमुई में कोरा जनजाति निवास करते हैं, बाकी शेष युग्म सही है। तो ये बेहतरीन क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था ये। बीपीएससी कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस बनाती, लेकिन अच्छा क्वेश्चन था। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंग अनुपात दर्ज किया गया है? और ये 67वीं बीपीएससी में भी पूछा था। सर्वोच्च लिंग अनुपात सबसे अच्छा किसका है? गोपालगंज पे है। यहाँ पर 1000 पुरुषों पर 1000 से ज़्यादा महिलाएं हैं। कितनी हैं? यहाँ पर दिया हुआ है 1021 महिलाएं हैं। यहाँ 21 महिलाएं अधिक हैं पुरुषों की तुलना में गोपालगंज। सीवान में 988 है, सारण में 954 है, किशनगंज में 950 हैं। ये हैं टॉप अच्छे लिंगानुपात वाले ज़िले बिहार के। 2011 जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं हैं? अभी मैंने बताया कौन है, गोपालगंज में है। 67वीं बीपीएससी 2022 में पूछा था, अभी जो बीपीएससी का एग्जाम कैंसिल हो गया उसी में पूछा था। 2017-18 में बिहार राज्य में कृषि में कार्यरत जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 2017-18 की बात कर रहा है, तो इसके नवीनतम डेटा को देखते हैं। इसके हिसाब से ई दिया है। 2018-19 के अनुसार कृषि में कार्यरत जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 74% आबादी है बिहार की जो कृषि और उससे संलग्न क्षेत्रों में काम करते हैं। 74%, यानी कि प्राइमरी सेक्टर्स जुड़े हुए हैं। बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला ज़िला कौन सा है? तो इसमें से उस समय था ये लोहरदगा दिया था, अभी के हिसाब से अलग होगा। ओके, अभी शेखपुरा है सबसे कम आबादी वाला। 2011 के हिसाब से कौन सा है? शेखपुरा सबसे कम आबादी वाला है। ओके, तो ये 21 क्वेश्चन थे जनसंख्या में। अब विविध पर चलते हैं। इसमें करीबन 98-99 क्वेश्चन हैं, जहाँ से आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन मिल जाएगा बिहार स्पेशल के लिए। पहला क्वेश्चन है कि बिहार के निम्नलिखित में से जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? मधुबनी, सीतामढ़ी, किशनगंज, पूर्णिया। तो जो नेपाल के साथ सीमा होती है उनके लिए मैंने एक ट्रिक बताया था कि अरे मधु ये शिशु चंपारण की है। अरे मधु ये शिशु ऐसे लिख लेना, मुझे पता है ये गलत है, शिशु चंपारण की है। इसमें देखना सारे ज़िलों के नाम आपको मिल जाएंगे। अरेस हो गया अररिया हो गया, उसके बाद से मधुबनी हो गया, शिशु में 100 से सुपौल हो गया, और 100 से हो गया सीतामढ़ी,
है ना। उसके बाद से चंपारण में दोनों चंपारण आ जाए, पश्चिमी चंपारण आ जाएगा। और फिर ये जो लिखा है यहाँ पर चंपारण की है तो क से क्या हो जाएगा, किशनगंज। समझ रहे हो कौन कौन सा, अररिया, मधुबनी, उसके बाद से सीतामढ़ी, सुपौल, चंपारण और किशनगंज, 7 ज़िले हैं जो नेपाल के साथ टच होते हैं। इसका ट्रिक ज़रूर याद रखना, शॉर्ट वीडियो बना के मैंने ट्रिक भी बताया था, इसको ध्यान रखना। दोनों चंपारण हो जाएंगे। कौन कौन सा मैंने बोला, अरे मधु, ये शिशु चंपारण की है, दोनों चंपारण भी आ रहे हैं इसमें, है ना। चंपारण की है, यहाँ पर लिखना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अररिया, मधुबनी, सीतामढ़ी, सुपौल, चंपारण में पूर्वी पश्चिमी चंपारण, की से किशनगंज। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी, पूर्णिया नहीं लगता है इससे, नेपाल से। दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा भारत के लिए राज्यों में मौजूद एकमात्र यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। तो यूनेस्को का एकमात्र ही है, कौन सा है, सबको पता होगा। इसका आंसर ई हो जाएगा। महाबोधि विहार, नालंदा बौद्ध मठ, विक्रमशिला मठ के प्राचीन स्थल, शेरशाह सूरी का मकबरा। तो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में बिहार में नालंदा महाविहार पुरातात्विक स्थल 2016 में और महाबोधि विहार व मंदिर 2002 में बनाए गए थे, दोनों ही शामिल हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक और बी दोनों हैं, इसलिए इसका आंसर ई होगा। ध्यान रखना इसको। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार किस वित्तीय वर्ष के लिए प्रकाशित किया गया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2006-07 में पहली बार बिहार के लिए इकोनॉमिक सर्वे को लाया गया था और 21-22 में इसका 16वां सर्वेक्षण आया है। चौथा क्वेश्चन है कि भारतीय वन अनुसंधान और शिक्षा परिषद जो है ने वन आधारित समुदाय का समर्थन करने के लिए TFIFAC के साथ समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किया है। ICFRE का मुख्यालय कहाँ पर है, ये पूछा है आपको, है ना। जो भारत का वन अनुसंधान और शिक्षा परिषद है उसका मुख्यालय कहाँ पर है, ये आपसे पूछा है। ये सबको पता है, ये देहरादून में है। ओके, देहरादून में है भारतीय वन संस्थान जो है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पाँचवा है कि बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है। तो बाढ़ में पता है आपको NTPC जो है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, इसने अपना एक पावर प्लांट बनाया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ये बिहार में स्थित है। ये बाढ़ जो बिहार पटना के बगल में है वहीं की बात कर रहा है। 1000 ईसा पूर्व में विश्व की जनसंख्या कितनी थी। तो यहाँ पर 10,000 ईसा पूर्व लिखा हुआ, सॉरी 10,000 ईसा पूर्व में विश्व की जनसंख्या कितनी थी। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसमें दिया है ई आंसर, मैं पढ़ देता हूँ। 10,000 ईसा पूर्व विश्व की आबादी का अनुमान विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग बताया है। कीन गोल्डविक ने 2 मिलियन बताया है और मैक एविड व जोन्स ने 4 मिलियन, थमलिन सन ने 1 से 10 मिलियन का अनुमान लगाया है। अतः कोई भी उत्तर सही नहीं माना जा सकता, इसलिए इसका आंसर ई दिया है। पहला आदमी जिसने चांद पर अपना पैर रखा था, ये सबको पता होगा, नील आर्मस्ट्रांग ने रखा था और 20 जुलाई 1969 को रखा था। बिहार का अद्वितीय त्यौहार कौन सा है। तो सारे त्यौहार हमारे अद्वितीय हैं, उनमें से सबसे बड़ा है छठ पूजा, महापर्व जिसको कहा जाता है, छठ महापर्व। ओके, अलग ही होता है। निम्नलिखित में कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर स्थित नहीं है। तो इसका भी आंसर यहाँ पर नहीं दिया है। 2010 में राष्ट्रीय राजमार्ग का पुनर्अंकीकरण के बाद उपयुक्त में से कोई भी शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर स्थित नहीं है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 असम के डिब्रूगढ़ से प्रारंभ होकर मिजोरम के तुईपंग तक जाता है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग का नामांकन बदल गया है 2010 ईस्वी में, इसलिए इसमें से कोई सा भी उस पर स्थित नहीं होगा। बिहार निम्नलिखित के द्वारा विमान सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं केवल किसके द्वारा। तो इसका भी अब ई हो जाएगा, क्योंकि अब तो बहुत सारे हो गए हैं। वर्तमान में अनेक कंपनियों द्वारा बिहार में विमान सेवाएं प्रदान की जाती हैं। इस क्वेश्चन को मत पढ़ना। विश्व का सबसे ऊंचा कहे जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ पर है। ये सबको पता होना चाहिए कहाँ पर है। ये राजगीर में है विश्व शांति स्तूप, जो विश्व का सबसे बड़ा स्तूपों में से एक है। बिहार में राजगीर की पहाड़ी 400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित शांति स्तूप विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला स्तूप है। विश्व शांति स्तूप है। वैशाली स्थित शांति स्तूप की ऊंचाई 38 मीटर है और चौड़ाई 36 मीटर और गुंबद का व्यास 20 मीटर है। नवनालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है। तो ये पाली अनुसंधान संस्थान के लिए नवनालंदा महाविहार जो बनाया गया है वो विख्यात है और ये आधुनिक केंद्र है जिसे बिहार सरकार ने 1951 में नालंदा में स्थापित किया था। इस केंद्र में बौद्ध और पाली अनुसंधान संस्थान है। यहाँ बड़ी संख्या में श्रीलंका, जापान, कोरिया, तिब्बत, भूटान आदि देशों से आते हैं बच्चे पढ़ने के लिए। पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्नलिखित में से सीधे जुड़ा हुआ है कहाँ से। अब तो इसका भी आंसर बदल जाएगा, बहुत सारे नए नए फ्लाइट शुरू हो गए हैं। लोकनायक जेपी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ये कोलंबो, दुबई, आबू धाबी, जम्मू, काठमांडू, नागपुर, रांची, विशाखापत्तनम, लखनऊ, पुणे, दिल्ली, वाराणसी सब जगह जुड़ा हुआ है।
अब तो दरभंगा एयरपोर्ट भी काफ़ी बड़ा हो गया है। पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? पूर्वी मध्य रेलवे, अगर आप लोग हाजीपुर गए होंगे तो देखा होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाजीपुर में है। पूमर, हम लोग पढ़ते थे बचपन में, रेलगाड़ी जवाब देते हो उसमें। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो ये हाजीपुर में है। ओके, इसके अंतर्गत सोनपुर, समस्तीपुर, दानापुर और दीनदयाल उपाध्याय, मुगल सराय और धनबाद मंडल पूरा आता है इसके बाद। बिहार के उद्योग का कमिश्नर दफ्तर कहाँ पर स्थित है? उद्योगों का कमिश्नर का दफ्तर पटना, गया, उसके बाद से दो और ऑप्शन दिया है, हाजीपुर और मुजफ्फरपुर। तो कहाँ पर है? बिहार में उद्योग कमिश्नर का कार्यालय पटना में स्थित है। 16 नंबर पर चलते हैं कि भारत में एक समय पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में सीमित नक्सलवाद अब इन राज्यों में भी फैल चुका है। आपको पता होगा कि भारत के पूर्वी जो कोस्टल एरिया है, और बिहार के शुरू करके मैं बताता हूँ, जैसे ये मान लो पूरा भारत है, तो इसमें ये जो पूर्वी कोस्टल एरिया है ना, बिहार से लेकर तमिलनाडु तक का रीजन, इसको रेड कॉरिडोर कहा जाता है। तो इन सारे राज्यों में फैल चुका है अब, लगभग उस समय फैल गया था, अब तो बहुत सीमित हो गया है। तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, बंगाल, इन सब जगहों पर है ना। महाराष्ट्र यहाँ पर लिखा हुआ है। श्री निवारण चंद्र दासगुप्ता थे, क्या थे ये? तो ये पुरुलिया से थे। कहाँ से थे? पुरुलिया से थे। श्री निवारण दासगुप्ता का जन्म वर्तमान बांग्लादेश के विक्रमपुर में हुआ था। यह तात्कालिक बिहार के पुरुलिया जिले स्कूल के हेडमास्टर थे। इनकी कर्मभूमि तात्कालिक बिहार का पुरुलिया जिला ही था। बिहार में यद्यपि जमींदार सामूहिक रूप से 1952 में ही हटा ली गई थी, जमींदारी प्रथा जो थी, तथापि भू नियंत्रण का सामाजिक आधार निम्नलिखित के हाथों में रह गया। किसके हाथों में? तो प्रधान जाति हिंदू के हाथों में रह गया था। ये उस समय 2011 में एक क्वेश्चन पूछा था, है ना, कि किन के हाथों में ज़्यादातर ज़मीन सिकरा हुआ है। आप सबको पता है, यहाँ पर आंसर दिया हुआ है। आगे क्वेश्चन में चलते हैं। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे? इसके संपादक थे बाबू महेश्वर प्रसाद जी। बाबू महेश्वर प्रसाद जी इसके संपादक थे। दक्षिणी गंगोत्री स्थित है कहाँ पर? तो ये अंटार्कटिका में स्थित है। दक्षिणी जो ध्रुव है वहाँ पर दक्षिणी गंगोत्री है, भारतीय है। ये सब केंद्र हैं, भारत के रिसर्च सेंटर हैं अंटार्कटिका में। 1984 में इसको स्थापित किया गया था। 21 नंबर है कि निम्नलिखित तो कौन सी पुस्तक तिलक जी ने लिखी है? तो आपको पता है मराठा इन्होंने लिखी है, मराठा भी आता था इनका, केसरी भी आता था। उसके अलावा इन्होंने गीता रहस्य नाम की बुक भी लिखी है। इन्होंने एक बुक लिखी है द आर्कटिक होम ऑफ आर्यंस, है ना। तो इनकी बहुत सारी बुक है, तो इसमें से गीता रहस्य हो जाएगा। आर्कटिक होम ऑफ आर्यन मतलब आर्य जो भारत में आए वो आर्कटिक प्रदेश से आए, ये भी इन्होंने तिलक जी ने बुक लिखा है। पुस्तक 1984 किसके द्वारा लिखा गया है? 1984 पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसके लेखक हैं जॉर्ज ऑरवेल। जॉर्ज ऑरवेल इसके लेखक हैं। 1984। खेलकूद उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार। और कौन सा पुरस्कार दिया था? अर्जुन। तो इसका बी होना चाहिए मेरे हिसाब से, हाँ बी ही है, अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। आगे के क्वेश्चन पर चलते हैं। और राजीव गांधी जो खेल रत्न पुरस्कार है उसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। निम्नलिखित में से किस विदेशी नागरिक को भारत रत्न प्रदान किया गया है? नेल्सन मंडेला, बिल क्लिंटन, एडोल्फ हिटलर, बोरिस येल्त्सिन। तो आपको पता है नेल्सन मंडेला को प्रदान किया गया है भारत रत्न। दक्षिण अफ्रीकी गोरी सरकार के विरुद्ध इन्होंने गांधीवादी मूल्यों के आधार पर आंदोलन चलाया था, इसलिए इनको प्रदान किया गया। तो 1990 ईस्वी में इनको भारत रत्न दिया गया था। चुने हुए देशों की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का 50% से अधिक मक्का पैदा करता है, किंतु निर्यात विश्व के मात्र 3% ही करता है। अगला है कोई भी देश ऑस्ट्रेलिया से अधिक ऊन का उत्पादन या निर्यात नहीं करता है। तीसरा स्टेटमेंट है कि दुग्ध उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणीय स्थान है, सही नहीं पूछा है आपसे। चौथा है कि भेड़ संख्या विश्व के 4% होते हुए भी न्यूजीलैंड विश्व के निर्यात का 2/3 भेड़ मांस और 1/6 भाग ऊन का निर्यात करता है। इसका आंसर ए है, ए गलत दिया है स्टेटमेंट, है ना। इसका ए गलत है कि अमेरिका विश्व का 50% अधिक मक्का पैदा तो करता है लेकिन 3% निर्यात करता है, ये स्टेटमेंट गलत है। 26 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कि विश्व का लगभग 35% मक्का पैदा करता है और विश्व का सबसे बड़ा मक्का का निर्यातक भी अमेरिका विश्व के मक्का का 36% मक्का का निर्यात करता है। अगर विश्व में 100 kg कहीं पर मक्का निर्यात हो रहा है तो उसमें 36 किलो अमेरिका का होता है। इजराइल और पीएलओ के बीच प्रथम सीधी वार्ता बैठक हुई थी कहाँ पर? तो मैड्रिड में हुई थी। पीएलओ क्या है? ये है फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो फिलिस्तीन को लेकर मारकुटाई चलती है इजराइल और फिलिस्तीन में, उसी की बात हो रही है। तो मैड्रिड में हुआ था, ये उस समय क्वेश्चन है। विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो पीटर सदरलैंड जो थे वो WTO के प्रथम अध्यक्ष थे।
पीटर सदरलैंड। दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1948 में की गई थी। दामोदर नदी, जिसको बंगाल का शोक कहा जाता था, उस पर बांध बनाने के लिए। तो उसकी बहुत सारी सहायक नदियाँ जिन पर अलग अलग बांध बनाया गया, डीवीसी कॉरपोरेशन भी बनाया गया था। 29 है कि भद्रावती इस्पात केंद्र स्थित है, तो ये भद्रा नदी के तट पर स्थित है। भद्रावती इस्पात केंद्र कर्नाटक राज्य में बाबा बुदान पहाड़ी श्रृंखला के समीप भद्रा नदी पर स्थित है। और बाबू बुदान श्रृंखला के पहाड़ी से लोहा, मैग्नीज, चूना पत्थर आदि खनिज प्राप्त किए जाते हैं। स्वर्णिम त्रिकोण का तात्पर्य क्या है? आपको पता है, ये अफीम के लिए है। थाईलैंड, म्यांमार आदि के नशीले पदार्थों का उत्पादन करने वाला क्षेत्र। देखो, ये भारत है, भारत के इधर पूरब में यहाँ पर है स्वर्णिम त्रिकोण, गोल्डन ट्राइंगल। और भारत के उत्तर पश्चिम इलाकों में यहाँ पर है गोल्डन क्रिसेंट, यानी कि सोने के चांद जो होते हैं, चांद जो मुस्लिम धर्म का प्रतीक होता है। गोल्डन क्रिसेंट है भारत के उत्तर पश्चिम में, और गोल्डन ट्रायंगल है भारत के पूर्व दक्षिण की तरफ, दक्षिण पूर्व की तरफ, है ना। तो इसको ज़रूर याद रखना। और ये दोनों अफीम के बहुत बड़े उत्पादक हैं। साउथ एशियन कोलिएशन ऑन चाइल्ड सब्स्टिट्यूट रिपोर्ट के अनुसार भारत में बंधुआ मजदूरों की संख्या कितनी है? तो अगर आज के हिसाब से देखें तो नवीन आंकड़ों के हिसाब से इसमें नहीं दिया है। यहाँ पर नवीन आंकड़ों के हिसाब से करीब करीब में 10 से 12 करोड़ हैं जो भारत में जो चाइल्ड लेबर है उनकी बात है। ये उस समय का आंकड़ा दिया हुआ है यहाँ पर 1993-21 में बाल मजदूरी की रिपोर्ट प्रकाशित, इसमें 5.5 करोड़ थी। सबसे अधिक तेल निर्यातक कौन है? तो सऊदी अरब है। सऊदी अरब ही टॉप पर रहता है, पहले स्थान पर सऊदी अरब ही है। सऊदी अरब खनिज तेल निर्यात में लंबे समय से पहले स्थान पर है, और दूसरे स्थान पर रूस और अमेरिका का नाम आता है, अमेरिका। प्रकाश पादुकोण किस क्षेत्र से संबंधित है? दीपिका पादुकोण के पिताजी हैं, ये बैडमिंटन के बहुत बड़े प्लेयर रहे हैं अपने ज़माने के। एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली दूसरी भारतीय महिला कौन थी? उस समय संतोष यादव बनी थी, 1996 के आसपास का ये क्वेश्चन है। हरियाणा राज्य के निवासी भारत तिब्बत सीमा पुलिस में अधिकारी थे। ओके। इंडिया विंस फ्रीडम किसकी बुक है? तो ये पता है आपको, अबुल कलाम आज़ाद जी की बुक है। इस तरह के क्वेश्चंस पर ध्यान मत देना, इस तरह के क्वेश्चन जरूर करना, इसीलिए मैंने विविध करवाया है ना। इंडिया विंस फ्रीडम किन की बुक है? तो अबुल कलाम आज़ाद जी की बुक है, 1959 में लिखा था इन्होंने। भारत के राष्ट्रीय स्तनी है, तो इसको क्या कहा जाता है? बाघ को कहा जाता है। बाघ को पता ही है आपको, स्तनधारी जीव जो भारत का राष्ट्रीय जीव भी है। कलिंग पुरस्कार दिया जाता है किस क्षेत्र के लिए? विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको रिपीट भी तो कर सकता है। 1952 ईस्वी में शुरू किया गया। तो यूनेस्को द्वारा प्रदान किए जाने पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता फ्रांस के लुइस डे बोग्राली को हैं। भारत को अब तक 8 बार कलिंग पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। कलिंग पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं के इनाम स्वरूप $40,000 और एल्बर्ट आइंस्टाइन रजत पदक प्रदान किया जाता है। संसार का सबसे बड़ा स्टेडियम अवस्थित है, तो अब तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम हो गया है, गुजरात के मोटेरा में जो बना है, मोटेरा गुजरात में जो बना है, जिसका क्षमता 1.32 लाख है। ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन लिखा है, किसने लिखा है? तो ये लिखा है नीरज सी चौधरी ने। द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन भारतीय मूल के लेखक नीरज सी चौधरी द्वारा 1951 में रचित पुस्तक है। और इसमें 1897 ईस्वी में किशोरगंज वर्तमान बांग्लादेश में अपने जन्म से लेकर इन्होंने भारत तक की सारी कहानी को लिखा था। अनीता रैडिक किसकी लेखिका हैं? द अनटोल्ड स्टोरी, बिजनेस एज यूजुअल, बिजनेस एज अनयूजुअल, टीयर्स एंड स्माइल्स। इन्होंने लिखा है बिजनेस एज अनयूजुअल, अनीता रॉडिक नाम है। ग्रीन पीस हरित शांति क्या है? तो ये एक पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इस तरह के क्वेश्चन रिपीट करता है, इसलिए मैंने करवाया है बीपीएससी का, समझना इस चीज़ को। दक्षिण अफ्रीका की नई संसद में राष्ट्रीय सभा और सीनेट सभा की कम से शक्ति कितनी है? इस क्वेश्चन को नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी बना हुआ है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी अपने गुजरात में है। स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी बनाया गया कुछ दिन पहले, रामानुज जी का बनाया गया है। रामानुज जो भक्ति आंदोलन के संतों में से एक हैं। इनका क्या है, इनकी विचारधारा का क्या नाम था? विशिष्ट द्वैतवाद। और रामानुज के लिए कहाँ पर बना है? तो हैदराबाद में बनाया गया है स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी, जरूर याद रखना। समानता का मूर्ति और एकता का मूर्ति तो गुजरात में है, सरदार पटेल जी का। अगला क्वेश्चन है कि वह भाषा जो भारत में हिंदी के बाद वक्ताओं की दूसरी सबसे अधिक संख्या में बोली जाती है। तो भारतीय भाषा 2011 के अनुसार भारत में तेलुगु हिंदी के बाद वक्ताओं की तीसरी सबसे अधिक संख्या द्वारा बोली जाती है ना, तेलुगु।
भारत में सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली सबसे पहले नंबर पर हिंदी, दूसरे पर बंगाली, तीसरे पर तेलुगु, चौथे पर मराठी, पाँचवें पर तमिल, छठे पर उर्दू और सातवें पर गुजराती आता है। कौन कौन सा बोला मैंने? पहले पर हिंदी है, दूसरे पर बंगाली, तीसरे पर तेलुगु, चौथे पर मराठी और पाँचवें पर तमिल, छठे पर उर्दू और सातवें पर गुजराती भाषा है। ओके, प्रश्न में हिंदी के बाद दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा पूछा गया, किंतु चारों विकल्प में बंगाली का नाम उल्लेख नहीं है और इसलिए सबसे नज़दीकी आंसर तेलुगु दिया है इन्होंने। खैर, इस क्रम को याद रखना, क्वेश्चन पर मत जाना, ये कंटेंट आप जरूर याद रखना कि पहले हिंदी, फिर बंगाली, फिर तेलुगु चले जाएंगे। पहले उत्तर भारत में रहेंगे, फिर बंगाल जाएंगे, फिर बंगाल से नीचे यहाँ पर उड़ीसा को पार करते हुए आंध्र प्रदेश में चले जाएंगे, उसके बाद फिर उससे नीचे तमिलनाडु में चले जाएंगे, महाराष्ट्र होते हुए। यूनेस्को की कार्यभाषा कौन कौन सी है? अंग्रेजी, फ्रेंच और रूसी। रसियन, अंग्रेजी और फ्रेंच तीन भाषा में यूनेस्को काम करती है। लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो अरविंद घोष जी पुस्तक के लेखक हैं लाइफ डिवाइन। इन्होंने बहुत सारी किताब लिखी है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि सावित्री, द सिंथेसिस ऑफ योगा, गीता पर निबंध, द ह्यूमन साइकिल, द आइडिया ऑफ ह्यूमन यूनिटी, द फ्यूचर ऑफ पोएट्री आदि लेख कविताएं इन्होंने ही लिखा है। अरविंद घोष वही हैं जो स्वदेशी आंदोलन के दौरान बहुत सक्रिय रहे थे, उग्रपंथी के नेता थे, लेकिन बाद में जेल से छूटने के बाद इन्होंने अभी के वर्तमान के पंडिचेरी में इन्होंने एक आश्रम का स्थापित किया था और वहीं पर इन्होंने आध्यात्म को बढ़ावा दिया था। द मूर्स लास्ट साई के लेखक कौन से हैं? तो इसका आंसर क्या दिया है? इसका आंसर दिया है बी, यानी कि सलमान रुश्दी जी ने लिखा है। ये इनको देश निकाला हो गया था क्योंकि इन्होंने बहुत सारी ऐसी किताबें लिखी जिससे बहुत सारे धर्म के लोग आहत हो गए थे। अपने यहाँ तो धर्म को लेकर बहुत जल्दी लोग आहत होते हैं। रुश्दी द्वारा वर्ष 1995 प्रकाशित पुस्तक की पृष्ठभूमि मुंबई और कोचीन है। सलमान रुश्दी ने विचारों में विरोध को पुस्तक का मूल विषय बनाया है। यह दिखाया कि विचार में इन विरोधों का समाधान व्यक्तिगत हित के आधार पर किया जा सकता है। सलमान रुश्दी बहुत बड़े लेखक हैं, अभी भी जिंदा हैं, ये बेहतरीन राइटर्स हैं। निम्नलिखित देशों से कौन अमेरिकी शास्त्रों का सबसे बड़ा खरीदार है? तो सऊदी अरब। अमेरिकी शस्त्रों की बात कर रहा है, शास्त्र बोल दिया मैंने, शास्त्र तो बिल्कुल अलग हो गया, शस्त्र है ना। कौन सबसे ज़्यादा खरीदता है दुनिया में हथियार आजकल? तो सऊदी अरब। दूसरे नंबर पर भारत ही आता है। भारत दुनिया में सबसे पहले नंबर पर था कुछ दिन पहले तक हथियार खरीदने में, लेकिन सऊदी अरब ने भारत को पछाड़ दिया। संत कबीर के सम्मान में मगहर महोत्सव प्रारंभ किया गया, 1987 में शुरू किया गया था मगहर महोत्सव। ओके। पूर्वी सोवियत संघ का कौन सा पहला गणराज्य था जिसने अपने को स्वतंत्र घोषित किया था? तो लिथुआनिया था। लिथुआनिया जिसने खुद को स्वतंत्र घोषित किया था यूएसएसआर से। आपको पता है 1991 में यूएसएसआर का विघटन हुआ था। तो 11 मार्च 1990 को लिथुआनिया को किया था, उसके बाद जॉर्जिया, फिर एस्टोनिया, फिर यूक्रेन अलग हुआ था। यूक्रेन का जरूर याद रखना कब घोषित किया था, यूक्रेन बहुत ज़्यादा चर्चा में है। किस खेल के लिए थॉमस कप पुरस्कार दिया जाता है? तो अभी इस बार ही भारत ने जीता है बैडमिंटन के लिए। भारत ने पहली बार जीता है थॉमस कप को। इंडोनेशिया जो 5 बार से जीत रहा था उसको हरा कर जीता है। इसको जरूर याद रखना, बैडमिंटन के लिए दिया जाता है थॉमस कप पुरस्कार। डेनमार्क में ये प्रतियोगिता होती है। डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो डुरंड कप संबंधित है फुटबॉल के खेल से। भारत की सबसे पुरानी फुटबॉल चैंपियनशिप है जिसका प्रारंभ 1888 में हुआ था। 2016 में यह प्रतियोगिता आर्मी ग्रीन ने जीता था। इस बार का अगर किसी को पता हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं जिससे सबको पता चल जाए। 20वीं शताब्दी का आखिरी कुंभ मेला कहाँ पर मनाया गया था? तो 20वीं शताब्दी का आखिरी कुंभ मेला हरिद्वार में मनाया गया था। अभी का नहीं याद रखना, लास्ट ईयर हरिद्वार में ही हुआ था जिसमें कोरोना फैल गया था, याद है ना। 54 है कि जंतर मंतर का निर्माण किया गया था महाराजा जयसिंह के द्वारा। महाराजा जयसिंह जो थे इन्होंने जयपुर उसके बाद से बनारस और दिल्ली में जंतर मंतर का निर्माण किया था इन्होंने, है ना। यहाँ पर देखो और भी लिखा हुआ है, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन, वाराणसी, जयपुर में बनवाया था। जंतर मंतर क्या है? अगर आप लोग दिल्ली में रह रहे हो, गए होंगे तो देखा होगा, वो उस समय के हिसाब से ना घड़ी देखने के लिए एक यंत्र जैसा बना हुआ, बड़े बड़े बिल्डिंग बना के समय कैसे देखते थे, तो वही है जंतर मंतर, वेधशाला जिसको कहा जाता है। एक वयस्क भारतीय हाथी का भार कितना होता है? कितना अजीबोगरीब पहले क्वेश्चन पूछा जाता था ना। तो 5000 किलो दिया है यहाँ पर आंसर। स्विट्जरलैंड में बोली जाने वाली प्रधान भाषा कौन सी है? तो जर्मन, फ्रेंच और इटालियन बोला जाता है स्विट्जरलैंड में मुख्य रूप से। भारत में जन्मे 2 अमेरिकी नागरिक जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, तो कौन है? हरगोविंद खुराना और एस चंद्रशेखर। एस चंद्रशेखर को चंद्रशेखर इफेक्ट के लिए मिला था, हरगोविंद खुराना जी को डीएनए के लिए मिला था, है ना। हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में कृत्रिम जीन के संश्लेषण के लिए मिला था, और पता ही है, बाकी तो बता ही दिया मैंने। वह कौन एकमात्र भारतीय हैं जिनको ग्रेट ब्रिटेन से लॉर्ड का खिताब दिया गया? तो स्वराज पाल थे जिनको ग्रेट ब्रिटेन द्वारा लॉर्ड पॉल का
लॉर्ड का वो खिताब दिया गया था। भारतीय मूल के स्वराजपाल को ब्रिटेन ने लॉर्ड का खिताब दिया था 1999 में। इस देश में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ का अस्थायी सदस्य नहीं है? फ्रांस, जर्मनी। तो जर्मनी नहीं है। आपको पता है कौन कौन है? यूके है, फ्रांस है, अमेरिका है और रूस है, उसके बाद से चीन है। 5 अस्थायी सदस्य हैं जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के। अगला है, इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज़ का आविष्कार किसने किया था? आपको पता होगा, राइट ब्रदर्स ने किया था 19वीं सदी के शुरुआत में। टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की है? तो गैलीलियो के द्वारा टेलीस्कोप की खोज की गई थी। फिर गैलीलियो किया गया था, इसको जहर दे दिया गया था गैलीलियो को। निम्नलिखित में किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? तो हेमेटाइट के द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के नेता कौन हैं? तो नेता कौन था? तो इसमें से भारत ही था। भारत के जवाहरलाल नेहरू, इंडोनेशिया के थे सुवर्णो, और उसके बाद से मिस्र के नासिर थे, और युगोस्लाविया के टीटो थे। तो इनको ज़रूर याद रखना, इन लोगों के नाम, है ना। किस किस का मैंने नाम बोला, और ये हर साल नाम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपके आईआर के सेक्शन में पूछा जाएगा। गुटनिरपेक्ष देशों का पहला सम्मेलन मार्शल टीटो की अध्यक्षता में बेलग्रेड में आयोजित किया गया था। बेलग्रेड सम्मेलन जरूर याद रखना, नाम से संबंधित है। नॉन अलायंस मूवमेंट जिसको कहा जाता है, जिसका हिंदी क्या होता है, उसका होता है गुटनिरपेक्ष आंदोलन। और उसके बाद इस आंदोलन 18वीं मध्यवर्ती बैठक 4 से 6 अप्रैल 2018 को बाकू में हुआ था। तो 2018 में कब हुआ? बाकू अजरबैजान की राजधानी है, कैस्पियन सी के तट पर अजरबैजान है देश, उसी की राजधानी है बाकू। वहीं पर इसकी 2018 में बैठक हुई थी नाम की। इस बार जिस तरह से यूक्रेन रूस में युद्ध हो रहा है, तो आपको ये पूछ सकता है कि नाम की प्रासंगिकता क्या है। अब ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। मदर टेरेसा की जन्मभूमि क्या है? तो मदर टेरेसा अल्बानिया से आई थी भारत, फिर कलकत्ता में इनकी कर्मभूमि थी। कौन से 2 राज्य चंदन तस्कर वीरप्पन से आत्मसमर्पण के लिए वार्तालाप कर रहे थे उस समय? ये पता है आपको, तमिलनाडु और कर्नाटक के सीमा क्षेत्र में रहता था और एक राज्य से क्राइम करके दूसरे राज्य भाग जाता था। अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का श्रेय किसको दिया जाता है? तो विक्रम साराभाई को दिया जाता है, विक्रम साराभाई को दिया जाता है। ओके। 1969 में पुनर्गठित करके इसरो भी नाम इसका पड़ा था। 1962 में गठित भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के प्रथम अध्यक्ष साराभाई ही थे और बाद में इसका नाम ही इसरो पड़ गया था। 67 नंबर क्वेश्चन है कि परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक कौन है? तो होमी जहांगीर भाभा का नाम आता है। परमाणु होमी जहांगीर भाभा, और अंतरिक्ष में विक्रम भाई जो हैं, विक्रम साराभाई जो हैं, उनकी नाम आता है। ओके। इन पर एक बहुत ही सुंदर वेब सीरीज आई थी, रॉकेट बॉयज़, जरूर देखना, है ना, रॉकेट बॉयज़। शांति उद्देश्य हेतु परमाणु शक्ति का उपयोग करने भारत किस देश से बहुत ज़्यादा ही आगे है? तो इसका आंसर दिया पाकिस्तान, समझ ही सकते हो। अगला है कि भारत में निर्मित टैंक का नाम क्या है? तो बहुत सारे हैं, अभी तो अर्जुन है सबसे मुख्य रूप से, धनुष भी बना है, एक हमने टैंक बनाया है। ओके, और अभी तो अर्जुन है, यहाँ पर लिखा हुआ अर्जुन। मुहाजिर कौमी आंदोलन क्या था? तो इसका आंसर है दिया बी। पाकिस्तान में बसे उत्प्रवासी मुसलमानों का एक राजनीतिक दल था जो मुहाजिर कौमी आंदोलन उन्होंने चलाया था, MQM। जो भारत से गए थे ना पाकिस्तान में मुसलमान, उनको 2म दर्जे का मुसलमान का दर्जा वहाँ पर दिया गया, तो उसी के खिलाफ आंदोलन था। न्यूजीलैंड में पाए जाने वाला उड़नहीन पक्षी कौन सा है? ये पक्षी उड़ नहीं सकती, तो इनका नाम है कीवी। कीवी एक फल भी होता है। चिपकू आंदोलन क्या है? तो ये वृक्षों को बचाने के लिए आंदोलन था, सुंदरलाल बहुगुणा जी का नाम आता है ना, और उत्तराखंड राज्य में संचालित किया गया था। टिहरी बांध जो बन रहा था उसके विरोध के लिए सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट, सुंदरलाल बहुगुणा आदि पर्यावरणवादी ने चिपकू आंदोलन को चलाया था। इनकी मृत्यु हो गई पिछले साल, सुंदरलाल बहुगुणा जी का। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड सरकारी योजना है, किससे संबंधित? कि विद्यालय शिक्षा के राष्ट्रीय कार्यक्रम को सुधारने के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को चलाया गया। तो बहुत ही फेमस है ये योजना, इसलिए इसको जरूर याद रखना। इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं। 74 नंबर। 75 है कि पंचशील का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो देशों के मध्य मित्रता और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की भावना को जगाना, ये पंचशील था। फिर पंचशील का पता ही है क्या हुआ, 5 टुकड़े करके नेहरू जी से तिब्बत छीन लिया गया। जो भी है, उन्होंने शुरुआत किया था इसका, वो अपनी नैतिकता के आधार पर अपनी विदेश नीति बनाना चाहते थे नेहरू जी मुख्य रूप से। लेकिन विदेश नीति एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें नैतिकता कुछ भी मायने नहीं रखता, अपना इंटरेस्ट मायने रखता है। पंचशील के ये 5 नियम थे जिसका पालन किसी ने भी नहीं किया, भारत ने भी छोड़ दिया। अगला है कि प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? तो 19 अप्रैल 1975 को आर्यभट्ट को छोड़ा गया था। रामेश्वरम किस राज्य में स्थित है? तो आप सबको पता है ये तमिलनाडु में ही स्थित है। 77 का आंसर सी हो जाएगा। विश्व में किस देश ने स्वयं को हिंदू राष्ट्र घोषित किया था? तो उस समय नेपाल ने किया था। अब तो उसके संविधान के तहत उसने खुद को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया है।
भारत में सिलिकॉन घाटी का नाम किसे दिया गया है? तो सिलिकॉन वैली भारत में बेंगलोर को कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के कारण। किसके कारण? इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के कारण भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है। और सिलिकॉन वैली मुख्य रूप से कहाँ है? तो अमेरिका में है ये। निकोलस कॉपरनिकस प्रसिद्ध हैं किसके लिए? तो यह बताने के लिए कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ना कि पृथ्वी के। निकोलस कॉपरनिकस ने बताया 1473 से 1543 में। हमने बहुत पहले बता दिया था, हमने गुप्त काल में ही बता दिया था, लेकिन चूंकि हम तो अपने को खुद अच्छा नहीं मानते हैं। दक्षेस आंदोलन शुरू करने का उद्देश्य था तो क्षेत्रीय सहयोग, जिसको सार्क कहा जाता है। क्षेत्रीय जो साउथ एशियन देश हैं जैसे भारत, पाकिस्तान, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन सार्क है। 1985 में इसकी स्थापना हुई थी, जरूर याद रखना क्योंकि स्थापना पूछता है। इसी तरह से एक बीमस्टेक भी है जिसका 1999 या 98 के आसपास स्थापना हुआ है बीमस्टेक, उसको भी याद रखना। बीमस्टेक विदाउट पाकिस्तान है, लेकिन सार्क में पाकिस्तान भी है। भारत पाकिस्तान झगड़े के कारण सार्क खराब हो गया। सही कथन चुनिए। आर्यभट्टीय एक गणितीय ग्रंथ है। लीलावती नामक ग्रंथ ब्रह्मगुप्त कृत है। तो लीलावती किसने लिखा है? ब्रह्मगुप्त जी ने लिखा है, बहुत बड़े गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त जी। वंदे मातरम और गीत के रचयिता कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। आनंद मठ उपन्यास, कौन सा? आनंद मठ उपन्यास। और किस विद्रोह पर आधारित है ये सन्यासी विद्रोह आधारित है, इसको जरूर याद रखना। और यहाँ पर देखो लिखा हुआ है ऊपर वाले किताब में कि आर्यभट्टीय गणित संबंधी ग्रंथ है। लीलावती के रचनाकार भास्कर द्वितीय हैं। पंच सिद्धांतिका के रचयिता वाराहमिहिर हैं और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में थे। गणित सार संग्रह में शून्य को भी संख्या माना गया है। गणित सार संग्रह में सूर्य को संख्या माना गया है। पहली बार भारत ने ही पूरी दुनिया को शून्य की शिक्षा दी थी। ट्रायम्फ ऑफ द स्पिरिट नामक रचना संबंधित निम्नांकित कथनों से कौन सा सत्य है? तो इसके रचयिता रोमी देव हैं। इसमें कपिल देव के खेल जीवन का विवरण है। इसका औपचारिक विमोचन सुप्रसिद्ध चित्रकार M.F. हुसैन का हाथों हुआ था। तो इसका डी होगा। तीनों ही कथन सही है। ट्रायम्फ ऑफ द स्पिरिट। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में निम्नलिखित में से किस कारक का योगदान नहीं है? तो अभी मैंने बताया इसमें दिया है इसका आंसर बी, आक्रामक राष्ट्रवाद का कारक का योगदान नहीं होता, लेकिन मुख्य रूप से होता है अपना इंटरेस्ट। 85 का जो भी आंसर हो, इस तरह क्वेश्चन अब नहीं पूछेगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में निम्न से कौन सा एक 10 देश सदस्य नहीं है? तो आपको पता है इनमें से जापान सदस्य नहीं है, बाकी ये तीनों तो हैं ही। इसके अलावा चीन भी है और रूस भी है। किस राज्य में पहला लोकायुक्त स्थापित हुआ था? ये 67वीं BPSC 2022 में पूछा, और इस तरह क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, रिपीटेड है ये क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। भारत में महाराष्ट्र ऐसा पहला राज्य था जहां लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना महाराष्ट्र लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम 1971 के तहत 1971 में ही की गई थी। ओडिशा पहला ऐसा राज्य था जिसने लोकायुक्त की स्थापना संबंधित विधान पारित किया था, लेकिन वहां यह संस्था 1983 में जाकर अस्तित्व में आई। देखो, विधान पहले उड़ीसा में पारित हुआ, लेकिन स्थापित कहाँ पर हुआ? पहले महाराष्ट्र में। इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। A.S. आनंद 1990 के दशक के अंत में किस पद पर कार्यरत थे? इस बार ही पूछा है ये। इसका आंसर हो जाएगा बी, भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थे। CJI थे A.S. आनंद। वैश्वीकरण के पीछे मुख्य विचार क्या था? तो राष्ट्रों के बीच मित्रता प्राप्त करना, अंतर्राष्ट्रीय विवादों का समाधान करना, आपसी समान दृष्टिकोण रखते हुए समस्त अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ कार्य करना। ग्लोबलाइजेशन का यही था मुख्य रूप से उद्देश्य। नौकरशाही का कार्य क्या है? तो आपको पता ही है, सरकार की नीतियों को लगाना, प्रशासन चलाना, मंत्रियों को सहायता करना, सब कुछ करना। डी हो जाएगा इसका आंसर। सब नौकरशाही बनना चाहते हैं। 91 नंबर है कि निम्नलिखित यूरोपीय यूनियन देशों में से फिलिस्तीन राज्य को आधिकारिक मान्यता देने वाला प्रथम कौन सा है? तो स्वीडन ने सबसे पहले फिलिस्तीन को मान्यता दिया था। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस मनाया जाता है। ओके, 3 दिसंबर को मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, और वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक जरूर करना। देखो, विविध के जो क्वेश्चन है ना, आप सब्जेक्ट पढ़ के जाते हो, विविध को छोड़ कर जाते हैं ना, विविध से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं हर साल BPSC में। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? तो पटना में कार्यरत थी प्रभावती देवी। और प्रभावती देवी, ये महिलाओं सरला देवी, प्रभावती देवी, राजवंशी देवी, सुनीता देवी, ये सब प्रमुख। प्रभावती देवी पटना की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। अगला है श्री नरसिंह नारायण क्या थे? तो समाजवादी थे नरसिंह नारायण जी। श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम क्या था? इनकी पत्नी का नाम था श्रीमती राम प्यारी। जगत नारायण लाल की पत्नी का राम प्यारी था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान राम प्यारी देवी ने बांकीपुर में सभा को संबोधित किया और लोगों से सरकारी नौकरी छोड़ने को कहा था। देखो, ये क्वेश्चन कितना खतरनाक होगा, आज पूछ लेगा तो बोलोगे राम प्यारी कौन है? पता नहीं हमें। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा बीच में आ जाता है। सूर्य है, ये पृथ्वी है, इसके बीच में चंद्रमा आ गया छोटा सा, तो इसका कारण इसका प्रकाश रुक जाता है, छाया दिखता है।
सबसे छोटा दिन कब होता है? तो सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है। ओके, तो 97 क्वेश्चन विविध से हमने कंप्लीट कर लिए। अगले वीडियो से हम लोग इसका इकोनॉमी का सेक्शन कंप्लीट करेंगे और फिर बाकी जो क्वेश्चंस होते हैं जो बिहार समग्र के पीछे रहता है, दृष्टि IAS का जो है, उसको भी हम लोग अलग अलग सब्जेक्ट के शुरू करेंगे, जैसे बिहार की ज्योग्राफी, बिहार का ऊर्जा सेक्टर, बिहार का इकोनॉमी सेक्टर, बिहार की योजनाएँ सब कंप्लीट करवाएंगे। ओके, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच।